दोस्तों, आज डिबेट यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फार ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की एकता और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। सीएम योगी ने कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ वो गलती भारत में नहीं होनी चाहिए। आगरा में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है, कोई नहीं। राष्ट्र तब तक सशक्त रहेगा जब तक हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश वाली गलतियां नहीं होनी चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसे में कुछ जरूरी सवाल हैं जो उठाए जाने चाहिए, जो पूछे जाने चाहिए। सवाल यह कि क्या योगी का संदेश सनातन के लिए विशेष? हिंदू एकता का आह्वान तो फिर क्यों घमासान है? और बांग्लादेश वाला बयान बहाना है, आखिर योगी का किस पर निशाना है? इस पर आज डिबेट एक बड़े पैनल के साथ, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ताजा बयान ने नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद विरोधी तरह तरह के मायने निकाल रहे हैं। उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड, नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे। भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। योगी के इस बयान के बाद अखिलेश यादव का रिएक्शन भी आया। उन्होंने योगी पर क्या कहा, आप भी सुनिए। तो विपक्ष इस बयान को बांटने वाला बता रहा है, वोट बैंक वाला बता रहा है और यह कह रहा है कि हिंदुओं को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। जबकि योगी आदित्यनाथ ने एकता वाला बयान दिया है, यह उनकी तरफ से दावा है। अब इस पर डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। सईद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। अमित रायना, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य डीपी शास्त्री थोड़ी देर में होंगे हमारे साथ। और तमाम मेहमानों को जोड़ने की और कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मैं रायना जी के पास जाना चाहूंगा। अमित जी, इस बयान को एंटी सेक्युलर क्यों बताया जा रहा है? इस बयान को धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि देखिए, इस देश में जिसको इस देश की एकता और अखंडता पे सवाल निशान उठाने होते हैं और निरंतर प्रयास रहेगा कि ये देश बटे, तो जब जब ऐसे नारे लगेंगे और जब जब बात कही जाएगी कि कटेंगे तो बटेंगे या एकता में रहना चाहिए, तो उन सबको आहत होता है। क्योंकि उनके जो इरादे हैं इस देश को बांटने के, वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उस पर अटैक हुआ है। मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगी योगी जी के बयान में जिसमें किसी मजहब की बात करी हो, किसी जाति समुदाय के बारे में बात करी हो। उन्होंने तो हर देशवासी को कहा है कि मिलकर रहें और नहीं मिलेंगे
तो नुकसान होगा। और ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें स्कूल से सिखाया जा रहा है कि एकता में शक्ति है, एकता में ही समृद्धि है। अगर और ये बात एक भारतीय जनता पार्टी का नेता कह दे, ये बात अगर यूपी के मुख्यमंत्री कह दें, तो इसको उस प्रिज्म में देखना जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, पार्टी AIMIM इत्तेहादुल मुसलमीन, जिसकी पार्टी का नाम ही है मुसलमान एकता, वो तक बयान देने लगती है कि ये एकता के खिलाफ बात हो रही, क्योंकि आपकी सारे एजेंडा, आपके सारे आइडिया ही है कि इस देश को कैसे बांटा जाए। और अभी नया शगुफा लेकर आए हैं कास्ट सेंसस वाला, ताकि अब जो जितनी भी यूनिटी पिछले 10 साल में की गई है, खासकर मेजॉरिटी कम्युनिटी को लेकर, उसको कैसे डिवाइड किया जाए और कैसे इस देश को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में अपोजिशन की झोंका जाए। क्या एकता की बात करना गलत है? सैयद जवाल जी। विवेक भाई, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को जय हिंद, जय संविधान, और सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। देखिए क्या है, वो योगी आदित्यनाथ साहब जो हैं, हो सकता दिल्ली सरकार को कुछ कहना चाह रहे हो, क्योंकि केंद्र के अंदर सरकार जो है वो खुद भारतीय जनता पार्टी के है। योगी आदित्यनाथ साहब मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से या गृह मंत्री जी से वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो विपक्ष उन्होंने वहां पे हो सकता उनको कहा है। क्योंकि जिस तरीके से अंदरूनी कलह है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, नाराजगी है, एक दूसरे को लोग नमस्कार ही नहीं कर रहे हैं, ये भी हमने देखा हुआ फोटोज के अंदर। और डिसीजन कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी ना, विदेश मंत्रालय लेगा ना, गृह मंत्रालय लेगा, हमारी विदेश नीति जो है वो डिसीजन लेगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि अब इसका पस मंजर में आपको बता दूं क्यों कहा जा रहा है। अभी विधानसभा के 10 उपचुनाव होना बाकी हैं, और अभी से ही मतलब शुरुआत कर दी उन्होंने वही पुराने एजेंडे पे, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर और इस तरीके के पूरा आपने स्पीच चलाई होती, तो उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के भी बोल दिया और तमाम चीजें बोल दी। आपको पता है अब हिंदू मुसलमान करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं हो रहा है। जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने लोकसभा के चुनाव को ही नहीं बचा पाए, आप देखिए फैजाबाद अयोध्या के अंदर करारी हार हुई है, अभी तो वहां उपचुनाव होना बाकी है, उपचुनाव होकर के असलियत बाहर आ जाएगी। देश के अंदर जो और मुद्दे हैं, कभी आपने देखा कि बेरोजगारी पे कितनी बार ये चर्चा करते हैं, ये महंगाई पे भारतीय जनता पार्टी वाले कितनी चर्चा करते हैं, पेपर लीक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी वाले कितनी चर्चा करते हैं। अरे भाई, अगर बांग्लादेश के अंदर कुछ हो रहा है तो उसके लिए हमारी विदेश नीति जवाब देगी। चीन के अंदर कुछ होता है तो भी खामोश बैठते हैं, फिर उसके बाद श्रीलंका के अंदर होता है तब भी ये सोते रहते हैं, म्यांमार के अंदर हुआ तब भी ये सोते रहे, और तो और नेपाल के साथ भी हमारे कैसे संबंध होगा उस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद आप चले जाइए, तिब्बत के साथ हमारे कैसे संबंध थे, आज कैसे हो रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से, और अच्छा हाँ, बांग्लादेश पे तो खूब बोलेंगे, लेकिन अगर सच्चे हिंदुओं की बात कर रहे हैं और तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, तो जो रिजर्वेशन खाया जा रहा है ओबीसी का, एसटी एससी का, वो दे दीजिए आकर के। और अगर सभी को हिंदू मानते हैं तो आपने अखिलेश यादव साहब के जाने के बाद पूरा मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से क्यों साफ करवा लिया था? आप क्यों ओबीसी की जो है वो रिजर्वेशन खा गए थे? 2-3 पॉइंट ऐड कर दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में किसका खा गए थे वो नहीं बताएंगे। स्वागत है आपका जवाद साहब, आपने 2-3 चीज इसमें जोड़ दी। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, क्या फिलिस्तीन पे बोलना इस देश के लोगों का मौलिक अधिकार हो जाता है क्या? और बांग्लादेश पे कोई बोले तो यह भारत सरकार का मामला हो जाता है? फलस्तीन के ऊपर तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व देश के जो है विदेश मंत्री और हमारे देश के जो है पूर्व प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं। फिलिस्तीन के ऊपर तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी खूब बोला है। अच्छा, और फिलिस्तीन के साथ तो हमारे आपको कह गए थे कि आपको कह गए थे कि जब भी टीवी मौका मिले फिलिस्तीन का मुद्दा उठाइएगा, जब भी संसद में मौका मिले फिलिस्तीन का मुद्दा उठाइएगा। जरूर कुछ कह गए थे। नहीं, जब भी संसद में मौका मिले के कान में जरूर कुछ ओवैसी जी को कान में फूंक गए थे कि मौका मिले संसद में शपथ ग्रहण का तो फिलिस्तीन का मामला उठा देना। अरे भाई साहब, बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करना गलत क्यों है? पहली बात। अरे नए लोग आए हैं जी। अरे ये चुनाव के लिए हिंदू मुसलमान चुनाव के लिए, ठीक है, पॉइंट मिल गया। लेना देना नहीं, चुनाव के लिए हिंदू मुसलमान होगा। रावत साहब आ गए, उसके बाद नाजिम भाई आपके पास आ रहा हूं। घरानों से है उनके लिए एचएस रावत साहब हमारे साथ आ गए। एचएस रावत साहब, सवाल इस बात का है कि क्या योगी आदित्यनाथ का बयान हिंदुओं की एकता के लिए या चुनावी सीजन के लिए? रावत साहब
देखिए, उनका जो बयान है वो हिंदुओं की एकता के लिए है और उनकी सुरक्षा के लिए है। वैसे तो जब्बार साहब बड़े इंटेलिजेंट विश्लेषक जी। हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे समय पर जब नीति की बात आती है ना, तो नीति के मामले में देश के लिए एक होकर के बात करनी चाहिए। अगर आज जब्बार साहब अपने यहाँ से एक जबरदस्त तरीके से बोल दे कि भाई पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। उनको लगता है कि भाई हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं और उनका अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो उसका बड़ा प्रभाव जाता है। तो यहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि भाई ऐसी चलिए सिचुएशन में हम और आप चलते हैं साथ में मिल करके, बांग्लादेश के खिलाफ बोलते हैं हम और आप चल करके बोलते हैं, लेकिन विदेश मंत्री जी भी तो कुछ बोले, वो बोल ही नहीं रहा। एकता रहेगी तो वो बच पाएंगे, अगर एकता नहीं रहेगी तो बच नहीं पाएंगे। वहां उनको सत्ता में जो है वो बोलेगा नहीं। देखिए, जब्बार साहब अपोजिशन की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ऐसा नहीं कह सकते। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कोई बच्चे नहीं हैं आप इन अपोजिशन की वैल्यू होती है। अगर कल को कहीं पर भी मुसलमान अल्पसंख्यक है और वहां पर उनके साथ अत्याचार होता है और यहाँ का अपोजिशन का नेता अगर बोलता है कि हम किसी भी प्रकार से अपने भाइयों के साथ गलत नहीं होने देंगे, तो हिम्मत नहीं है किसी की कि वो कोई बोल जाए। उनको लगता है कि दूसरा सपोर्ट कर रहा है। तो आप लोगों की सपोर्ट इस समय पर वहां हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा अमृत का काम करने वाली है, संजीवनी बूटी का काम करने वाली है। और अगर आप लोग ही यहाँ पर खींचातानी करोगे तो मुझे लगता है कि जो कट्टरपंथी हैं उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे, और हौसले बुलंद होंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर कत्लेआम ज्यादा बनेगा। और वो तो आपको पता है कि पाकिस्तान चाहता ही है कि दोनों तरफ अशांति फैले हिंदुस्तान के। तो इसलिए आप एक राजनीतिक विश्लेषण होने के नाते बयान दीजिए, बजाय आप हिंदू मुसलमान की बात करने के लिए, क्योंकि आज हमारे सामने परिस्थिति मैं अभी दे रहा हूं। अरे मैंने पहले भी दिया, अभी दे रहा हूं। जो बांग्लादेश के अंदर वहां पे माइनॉरिटीज और खास तौर से हिंदुओं के साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, उसकी भर्त्सना करता हूं। गलत तरीका है वो, और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। गलत तरीका है, गलत हो रहा है। बोलता हूं वहां जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत तरीका है, गलत हो रहा है। वहां पर माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ठीक बात है, लेकिन वहां पर ठीक बात है। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनपुट एडिटर है हमारे। ठीक है, जवाब आ रहा हूं आपके पास, उनके साथ भी सही जवाब आ रहा हूं आपके पास, सही जवाब मेजॉरिटी वाले लोग, सही जवाब आ रहा हूं आपके पास, सही जवाब आ रहा हूं आपके पास। जब फिलिस्तीन में इजराइल अटैक करता है तो इसी देश के नेता बोलते हैं कि फिलिस्तीन के लोग हमारे भाई बहन हैं, फिलिस्तीन के लोग हमारे लोग हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन भाई जब बांग्लादेश में होता है तो मैंने नहीं वो आवाजें सुनी, और जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं तो उसको पॉलिटिसाइज किया जाता है। हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए, हमारे साथ नाजिम जी जुड़े हुए। नाजिम जी, आखिर इस बात पे पॉलिटिक्स क्यों है, इसको धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? उसके बाद मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं, और बीपी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास जाऊंगा। हाँ, देखिए, जिस तरीके से अभी बांग्लादेश की बात करी जा रही है, तो देखिए हम अपने हिंदू भाइयों के साथ हैं जो बांग्लादेश के अंदर पीड़ित हिंदू भाई है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये क्या कि हम बटेंगे तो हम कटेंगे, फिर बात कहते हैं कि हिंदुओं के लिए मैसेज दिया है इस तरीके की। तो ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाई रहते हैं क्या, मुस्लिम भाई नहीं रहते? ये सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सोच थी जो अब सबके सामने आ गई है। और बात करते हैं सबका साथ सबके विकास की बात, तो ये बता दीजिए क्या सबके विकास के अंदर मुस्लिम समुदाय नहीं आता है? लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई के साथ खड़े। कभी आप बेरोजगारी की भी बात करते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि हाँ उत्तर प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा है, सुरक्षित है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि हाँ सुरक्षित है। कहां सुरक्षित है बताइए ना? हाथरस की घटना को भूल गए आप लोग? अब बता दीजिए, उन्नाव की बेटी के बारे में भी बता दीजिए। लेकिन जब हम लोग अगर कहते हैं कि आप रोजगार की बात कीजिए, तो आप सिर्फ ये कहते हैं कि हम बटेंगे तो हम कटेंगे। ये कटने वाली बात कहां से आती है? ये भारत संविधान से चलता है, ये किसी सरिया या किसी हिंदू राष्ट्र की बात से नहीं चलेगा। हम लोग तो संविधानिक लोग हैं, संविधान को राणा जी मैं आ रहा हूं, राणा जी आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सेलेक्टिविज्म है बहुत साफ साफ। जो भी पॉलिटिकल बात की जाती है बहुत सेलेक्टेड तरीके से की जाती है। बांग्लादेश की बात हो तो नहीं उतरेंगे सड़क पर, अब बहस की बात हो बहस में कह देंगे चलिए ठीक है हम कहते हैं, लेकिन सड़क पर उतरकर कभी नहीं कहा, कभी ऐसा रेला लगाकर झंडा लगाकर नहीं कहा कि हमारे हिंदू भाइयों को क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो इस सेलेक्टिविज्म है, समय समय पर जैसी जैसी बात होती है अपने हिसाब से राजनीति को मोड़ने की बात होती है। बाकी जहाँ तक योगी मुख्यमंत्री बुलडोजर भी चलाएंगे आप,
और अगर वहां पे अरे समर्थन बात तो करेंगे सुन तो लीजिए। उसके बाद बुलडोजर से घर भी तोड़ेंगे हमारा। अरे महाराज बात प्रदर्शन किसके खिलाफ करें? महाराज बांग्लादेश के खिलाफ करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे तो कल को बुलडोजर हमारे घर पे आकर के तोड़ेगा। उतरना चाहिए था ना, इंसाफ के दाता उतरना चाहिए था ना यूपी में, नहीं तो कहीं और उतरते, उतरना चाहिए। उतर करके क्या इंसाफ मिलता है? कहीं और अरे उतरते, इंसाफ महाराष्ट्र में मिलेगा। उतरते, चलिए कल योगी दूसरे आदित्यनाथ सरकारों से में कहिए, उतरते, चलिए, जहां कर्नाटक ज्वाइंट में प्रेस उतरते, कॉन्फ्रेंस करें। उतरना चलिए, चाहिए था, चलिए, योगी अपनी आदित्यनाथ बात से कहनी कहिए चाहिए कि ज्वाइंट थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उतर और करके- सेलेक्टिविज्म अरे नहीं जो रखना उतरता है, चाहिए। उसके जवाब देखिए खिलाफ करके बुलडोजर पूरा कर ले, चला राकेश जी देते को हो। पूरा कर ले आप लीजिए, कहना क्या चाह रहे हैं। दायरों के अंदर रह के काम कब करते हैं? नहीं पूरा देखिए, कर लेने दीजिए, एक सेकंड पूरा कर लीजिए, राकेश जी को पूरा कर चिल्लाकर लीजिए। चिल्लाकर दूसरे की आवाज दबाकर अगर बात सही हो सकती तो दुनिया में फिर सच और झूठ का फर्क बहुत कम होता। ऐसा नहीं है, आप मेरी भी यही बात तो सुनिए। भारतीय मैं जनता कह रहा हूं पार्टी कि के लोगों को समझाते हैं कि चिल्ला करके झूठ फैला करके अपनी बात सच साबित नहीं होती। यही तो हम भी समझाते हैं। आप तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं समझ में नहीं किसी- आता, आ जाए यही तो- नहीं ठीक है। है, से जवाब यही एक तो- सेकंड, से यही जवाब तो एक बात है, सेकंड। हाँ, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं, किसी सामने वाले को बोलने नहीं देंगे। राकेश जी मेरा सिर्फ ये कहना है कि सिर्फ यही स्टेटमेंट नहीं, इस देश में ज़्यादातर लोगों ने सेलेक्टिविज्म किया है, सेलेक्टिविज्म की पॉलिटिक्स की है, राजनीति बहुत सोच समझ कर की है। जहां अगर कोई रेप की घटना कांग्रेस शासित प्रदेशों में होती है तब वहां पर गांधी परिवार से कोई नहीं बोलता, लेकिन अगर बीजेपी शासित किसी प्रदेश में होती है तब वो बोलने के लिए चले आते हैं। तब ये भी सेलेक्टिविज्म है। इस तरह से ये रवैया ठीक नहीं है। और इसी में ये जो बात आ रही है योगी आदित्यनाथ की, वो उनका एक स्टेटमेंट है। अब उसको हाँ थोड़ा रैश है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये उसी राजनीति की देन है जो अब तक होती आई है। कम से कम 40-50 सालों में मैं देख रहा हूँ जो राजनीति होती आ रही है कि वो इसी के प्रत्युत्तर में है। नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, यही कहा है। कटने का अर्थ क्यों ऐसा लिया जा रहा है? कटने का अर्थ अपने रूट से कट जाना होता है, कटने का अर्थ अपने गांव से कट जाना होता है, कटने का अर्थ अपने रिश्तेदारों से कटना हो जाता है, कटने का अर्थ अपने समाज से कट जाना होता है। लेकिन सैयद जवाद को एक ही मतलब समझ में आ रहा होगा, है सैयद जवाद जी? नाजिम भाई को भी वही मतलब समझ में आ रहा होगा। डीपी शास्त्री भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं बताता हूँ क्या होता है। यही है ना सेलेक्टिविज्म मत समझाइए बाप। नहीं सैयद जवाद, अब सेलेक्टिविज्म मत समझाइए। फिलिस्तीन के लोग भाई बहन और बांग्लादेश का मामला विदेश मंत्रालय का मामला, ये सेलेक्टिविज्म नहीं है तो क्या है? मैं एक सेकंड डीपी शास्त्री जी का रिएक्शन ले लो, रुकिए। नहीं, अरे डीपी शास्त्री बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात, उनका एक रिएक्शन ले लीजिए, फिर आ रहा हूं आपके पास में बात करने के लिए। डीपी शास्त्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड जवाद जी, एक सेकंड। डीपी शास्त्री जी को स्क्रीन पे लाइए और अमित राणा जी को लेकर आइए। सैयद जवाद एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास, सैयद जवाद एक सेकंड। डीपी शास्त्री जी क्या कहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले जन्माष्टमी की शुभकामना देना चाहता हूँ। जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको भी सर। हाँ, पूरे विश्व के लिए, जनमानस के लिए जी। और एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि आवाज ही खाली ये चीज को कहते हैं, करते नहीं है। हाँ। और उनको करना होता था। जब से घटना चल रही है बांग्लादेश की, हम कितने से कितने हो गए, 134 क्या आसपास आके पहुंच गए। उसके बाद भी हमारी इतनी स्थिति खराब है, इतना मेरा सिस्टम खराब है, उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। ये राजनीति के चश्मा से देख रहे हैं। आज योगी जी कह दिए कि कटेंगे बटेंगे, उस चीज को लेकर के खड़े हो गए बाजार में। वो क्या गलत बोले हैं? वो सनातन पद्धति के लिए, सनातनियों के लिए, भारत के संस्कृति के लिए आज जनमानस को एक सूत्र दिए हैं। वो अपने हिसाब से सूत्र दिए हैं, उसको राजनीति का खड़ा नहीं बना है। वो बोले भैया आज जन्माष्टमी है, वो पूजा किए, भगवान के भजन किए, भगवान के सब कुछ किए। वो कह रहा आप एक साथ रह के करो, भगवान के भक्ति करो, पूजन करो, पाठ करो, सनातन संस्कृति की संभाल लो। आज बांग्लादेश में भी तो जन्माष्टमी मनाया जा रहा है जी। आवाज को खाली एक ही है कि लड़ो और लड़ाओ। लड़ने लड़ाने का समय निकल गया है। भारत के युवा पीढ़ी, मुस्लिम युवा पीढ़ी सब पढ़े लिखे बच्चे हो गए हैं। सब जानते हैं कि कौन राजनीति क्या कर रहा है, कौन हमको क्या देने वाला और क्या लेने वाला है। तो ये ओवरऑल ये जो एक मैसेज देने की कोशिश है। मैं अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे, अमित राणा जी। देखिए, एक तो पहले मैं मानता नहीं हूं कि किसी धर्म समुदाय को लेकर योगी जी का बयान था, मगर अगर था भी सनातनियों को लेकर, हिंदुओं को लेकर, तो कोई गलत बयान नहीं थी। ये सैयद साहब इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, जिनके मजहब में उम्मा की बात है, एक होने की बात है, तो दूसरे धर्म में अगर लोग एक साथ हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तो क्या तकलीफ है? अगर हिंदू इकट्ठा हुआ होता तो 47 नहीं हुआ होता।
अगर हिंदू इकट्ठा हुआ होता तो 1990 कश्मीर का नहीं हुआ होता। अगर हिंदू इकट्ठा हुआ होता तो हमारे गुरुओं का बलिदान नहीं हुआ होता। अगर हिंदू इकट्ठा हुआ होता तो राजपूताना नहीं कटा होता। तो अगर आज कोई बात इतिहास को दोहरा कर आपको कह रहा है कि एक साथ आइए नहीं तो आपका नुकसान होता है, तो इसमें गलत क्या बात कह दी? उन्होंने किसी के खिलाफ कह दिया कि आप किसी के खिलाफ कुछ करिए। उन्होंने कहा आपको अगर कटना नहीं है, बटना नहीं है तो एक साथ रहना, तो क्या बुरी बात कह दी? उम्मा को अगर मैं लेकर ये बात कह दूं तो तकलीफ हो जाती है। गाजा को लेकर जब खड़े हो जाते हैं सड़कों पे, ये हमास जैसे आतंकवादी संगठन को लेकर सड़कों पे खड़े हो जाते हैं, तब उम्मा याद आ जाता है इनको। हो गई बैटिंग हो गई, योगी जी ने देख लिया। वो छोड़िए, वो छोड़िए अमित जी, चलता है अमित जी, यहाँ इनके सीनों में दर्द हो जाता अरे है। सीएए में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बहुसंख्यकों का नाम नहीं डाला तो भी उनको मिर्ची लगी। तो ये इनका अपनापन है। और योगी जी कह दें कि भैया आप लोग एक रहिए, एक रहने से सब अच्छा होगा, तो फिर सैयद जवाद नाजिम जी को बुरा लग जाता है। अरे भाई एकता की बात में कौन सी बुराई है? मैं आ रहा हूँ सैयद जवाद, नाजिम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सैयद जवाद आ रहा हूँ, नाजिम जी कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ विवेक भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी बार बार राणा जी कह रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलता है। और आप बात सनातन की बात कर रहे हैं, ये बता दीजिए सनातन की बात करने के लिए आप लोगों के पास तो टाइम है, लेकिन जब मुल्क की बात होती है तो आप लोग क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, योगी जी ने सही कहा, हिंदू भाइयों को जागृत करने के लिए कहा। अरे ये देश जो है ये संविधान से चलता है। अरे सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, संविधान से चलता है। हम लोग कहते हैं कि सब एकजुट होकर रहिए, लेकिन आप क्या कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, कौन बटा भाई? ये सब बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप पहले दर्शा रहे हैं कि अगर आप बटोगे तो कटेंगे। इसका मतलब यह है कि कटने का किसका प्लान सबके सामने आ रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। मेरा सवाल, एक से अमित भाई आ रहा हूँ मैं, हम लोग गंगा जमनी, मैं एक से सैयद जवाद में आ रहा हूँ, सैयद जवाद में आ रहा हूँ, मोहब्बत से रहने, सैयद जवाद में आ रहा हूँ। नहीं मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड अमित भाई रुकिएगा, एक सेकंड अमित भाई, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे एक बात बताइए नाजिम जी, 1947 में इस देश का बंटवारा, ये देश कटा क्यों? हाँ विवेक भाई देखिए, जो गलती है पहले होगी, क्या दोबारा उस गलती को दोहराया जाएगा क्या? नहीं, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये देश क्यों कटा? हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर 1947 में अगर कोई गलती होगी तो उस गलती को बार बार क्यों दोहराने की बातें करते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि ये मुल्क कौन दोहराने की बात कर रहा है? उसको दोहराया नहीं जाना चाहिए। वही तो कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए। आप लोग नहीं, हम तो पहले कहते हैं उसमें और क्या गलत था उन्होंने? हाँ विवेक भाई, मैं कहता हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलता है, गंगा जमनी तहजीब वाला। 1947 में देश क्यों कटा सर, ये बताइए ना। अगर एक साथ रहते तो नहीं कटता। वही बात सवाल जो अमित भाई पूछ रहे हैं, इसलिए कट गया। हाँ नहीं सुन लीजिए, बट गया इसीलिए। नहीं, ये बटा है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से, लेकिन मुसलमान जो भारत के अंदर है बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान मांगा था क्या? गांधी जी का किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान मांगा था क्या? जिस गंगा जमुनी तहसील की आप बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान को वहीं पे मिले। लेकिन आप लोगों को की आप बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान वही बना था। सैयद जवाद के पास जा रहा हूँ, सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद, विवेक भाई, अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जोड़ने की बात कही, जो आपको लग रहा है, तो 80 और 20 की बात जोड़ने वाली थी या तोड़ने वाली थी? ये तो पक्ष और विपक्ष की बात हो सकती है। इसमें क्या, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? हो सकता है 80% उनके पक्ष में रहे और 20% उनके विरोध में रहे। हिंदू मुसलमान का चश्मा आप क्यों लगा रहे हैं? उनको जवाब पूरा करने दीजिए, उनको जवाब पूरा। अच्छा, चिट भी उनकी, पट भी उनकी, ऐसे ही चलेगा ना सर? मैं कह रहा हूं ये भी ऑप्शन हो सकता है। आप इसमें हिंदू मुसलमान क्यों देख रहे हैं? चलिए, हो सकता है 4 लोग उनके साथ हो, एक आदमी उनके विरोध में हो, 8 लोग उनके साथ हो, 2 उनके विरोध में हो। अरे मैं कह रहा हूँ पूरा मीडिया उनके साथ है, मैं तो ये भी मान रहा हूँ। आप लोगों को जब काउंटर नहीं होता तो आप मीडिया को बदनाम करते हैं। आप लोगों को जब काउंटर नहीं होता तो मीडिया को बदनाम करते हैं। सब उनके साथ है। आप लोग आप काउंटर कीजिए ना, सैयद जवाद फैक्ट के साथ काउंटर कीजिए ना। अरे मैं काउंटर कर रहा हूं। फिर आप मीडिया उनके साथ है, मैं नहीं खेलूंगा, मेरा बैट दे दो, मैं तभी तो बोला जाएगा। ये मत कीजिए ना, आप काउंटर कीजिए, फैक्ट के साथ काउंटर कीजिए। अभी देखिए कैसे छक्का मारेंगे अभी आपकी बॉल पर। अभी देखिए कैसे मिर्ची लगने वाली है सबको। बोलिए। अगर सभी की बात है, अरे सुन लीजिए, हाँ, अगर सभी की बात है तो हमारे देश में जब किसान आंदोलन हो रहा था तो किसानों को कौन खालिस्तानी, आतंकी और चीजें कह रहा था?
और फिर कृषि कानून बिल ला करके वापस भी कह दिया, उनको जलील भी करा, उनके ऊपर कटाक्ष भी करा, तो वो भारतीय नहीं थे, जोड़ने वाले थे। आप जैसे लोग जो इस देश को बांटना चाहते हैं वो ये बयान दे रहे थे। खालिस्तानी ये जो नैरेटिव बिल्ड किया गया कि आप जैसे लोगों ने बिल्ड किया। मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो नहीं कहा था जवाब, मैंने तो नहीं कहा था। अब मेरे डिबेट में मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं अपने चैनल की जिम्मेदारी ले सकता हूँ। अमित राय एक सेकंड रुकिएगा, स्ट्रेटेजी है क्या? अमित जी एक सेकंड, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, अपने चैनल की गारंटी ले सकता हूँ। मैंने नहीं कहा, मैं इस चैनल पे चला रहूंगा, मैं ये कह रहा हूँ, लगातार बोलूंगा, मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को कह रहा हूँ, आपको कहीं नहीं रहा हूं भाई। आपने आप मीडिया तो की बात की निष्पक्ष और बहुत प्यारे पत्रकार हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं आप टीवी के ऊपर बैठ करके, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप टीवी के ऊपर। मैं आपको रिबेट नहीं दूंगा, बहुत अच्छे, मैं आपकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनौत जैसे लोगों की, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और किसानों के ऊपर लगातार अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनकी तरफ से कोई प्रवक्ता होता तो मैं उनसे पूछ लेता, अभी है नहीं, अभी है नहीं उनकी तरफ से कोई है नहीं। वो तो रणछोड़ है, वो भाग जाते हैं ऐसी डिबेट से, वो पता नहीं मुझे क्या है नहीं है, लेकिन राकेश जी, और अगर सबकी बात है जल्दी से, हाँ अगर सबकी बात है, विवेक भाई बोलने तो दीजिए 30 सेकंड अनइंटरप्टेड, पूरा कीजिए। अगर 30 सेकंड देंगे अनइंटरप्टेड बोलने के लिए तभी तो बोलूंगा। मैं कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ जी जोड़ने वाला बयान दिया, तो भाई 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो ओबीसी का एसटी एससी का रिजर्वेशन खाया है, जो आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में जो भर्तियां करी हैं, जो पद खाली बैठे हैं, आप ओबीसी हिंदू समाज के लोगों को, एसटी एससी समाज के लोगों को दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे, क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, क्यों यहाँ के दलितों के साथ फिक्र कर रहे हैं? आप अपने ओबीसी के साथ आप हिंदुओं की फिक्र क्यों लेके बैठे हैं? आप ये निरंतर प्रयास क्यों कर रहे हैं कि हिंदू बटे? आप हिंदुओं की फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप अपनी उम्मा की फिक्र करिए, आप अपने उम्मा की फिक्र करिए, आप हिंदुओं की फिक्र करना छोड़ दीजिए। आपका ठेका नहीं है हिंदू, आपका ठेका नहीं है हिंदू, आपका ठेका नहीं है हिंदू। आप अपने उम्मा की फिक्र करिए, आप अपने फिलिस्तीन की फिक्र करिए। आप देखिए हमास में कैसे आतंकवादी नेताओं को बचाया जाए, आप देखिए हिजबुल्लाह के नेताओं को कैसे बचाया जाए। आप हिंदुओं की फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप हिंदुओं की फिक्र क्यों कर रहे हैं? दलित समाज हिंदू है, कोई आदिवासी समाज के लोग बनेंगे, कोई महिला बनेगी, तब तो मैं ठीक है, सही जवाब। और अमित जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक और भारतीय है। क्या नाम है, ये बार बार जो कह रहे कि आप हिंदू की फिक्र क्यों कर रहे हो? क्या भाई भारत के हिंदू हिंदू नहीं है क्या? आप ये कहना चाहते हैं कि भारत में जो हिंदू रह रहे हैं वो हिंदू नहीं है? तो भाई देखो, हमें तो हिंदू भाइयों की फिक्र है, लेकिन आप लोगों को मुसलमानों की फिक्र नहीं है। इस तरह का बयान मत दीजिए आप लोग, ये देश के अंदर नफरत का होता मत कीजिए आप अपनी फिक्र कर लेंगे। नाज़िम भाई ये कह रहे, ठीक है, एक एक करके अचल राव जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, आपके पास जा रहा हूं सर, एक एक करके। अमित राणा सर आ रहा हूं आपके पास। आप कह रहे हैं आपको हिंदू भाई की फिक्र है, तो फिर मथुरा वाला विवाद छोड़ दीजिए, काशी वाला विवाद छोड़ दीजिए, बात खत्म कीजिए यहीं पे। विवेक भाई देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब बड़े प्यार से जल्दी से हाँ, सुन लीजिए। कब तक मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते रहेंगे भाई? हमने तो भाई बता रहे थे, आप कह रहे हैं भाई साहब 40,000 मंदिर और 40,000 मंदिरों को औरंगजेब ने नष्ट कर दिया। आप भाई हैं तो भाई की मदद कीजिए, इन लोगों आप भाई हैं तो भाई की मदद कीजिए। आप कहते हैं आपकी फिक्र भी है। राकेश जी, राकेश जी, मथुरा काशी दे दीजिए आप। देखिए, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा। कल को तो आप ये कह देंगे ये मुल्क आपका नहीं, मुल्क भी दे दीजिए। बात ये है, किस तरह की बात है? देखिए, जो ये देश के अंदर चल रहा है, ये माहौल मत नाज़िम भाई, राकेश जी को बोलिए, राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं। आप सब लोग 80 और 20 की बात कर रहे हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आप में से कोई बताएगा कि 1947 के बाद इस देश की राजनीति धर्म पर आधारित क्यों हुई? क्यों खोज खोज कर टिकट दिया जाता है? जात बिरादरी पर और धर्म पर आधारित राजनीति क्यों होती है? और क्यों मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। अगर हुआ, सुनिए, मणिपुर मत आइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए जवाब दीजिए, मणिपुर की और गाड़ी मत मोड़िए, जवाब दीजिए। मिर्ची लग जाती है, अब आपको मिर्ची लग जाती है। नहीं, मणिपुर की और मत मोड़िए। महिला बेटी के बारे में बात कीजिए आप, जो जंतर मंतर पर। अरे मैं तो 1947 से बात कर रहा हूँ कि 80 और 20 क्यों होता है। 24 तक की बात कर रहा हूं। जब 20 जब अपनी एकता की बात करता है और सारे वोट एक जगह गिने इसकी बात करता है, तो 80 अगर ये कहता है
कि बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या गलत कहता है बताइए जरा। नहीं ये कटेंगे बताइए ना, 80 कटेंगे का कौन है? मतलब, नहीं राकेश भाई, 80 कौन है? अभी तो हमारे विवेक भाई ने बताया का मतलब ये होता है, एक आंकड़ा बताया, लेकिन आप बताइए कि 80 की बात तो कर रहे हैं, 20 की बात नहीं करेंगे क्या? 20 भारतीय नहीं है, ये बता दीजिए। अरे 80 और 20 मिलकर तभी तो 100% होता है, तभी तो हमारे देश की खुशहाली बढ़ती है। ये 80-20 का जो आप सब लोगों ने ईमानदारी से कभी वोट दिया भी होता ना, अगर ईमानदारी से एक बार भी वोट दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, और हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते हैं। लेकिन आपकी वजह से पोलराइजेशन होता है, आपकी वजह से लोग अलग होते हैं। पोलराइजेशन किधर होता है? वाह वाह, मैं ठीक है, एक करके अब भारत के अंदर अगर हिंदू भाई अलग है तो एच एस रावत जी के पास जा रहा हूं। राकेश जी, हिंदू मुस्लिम नाज़िम भाई एक सेकंड, नाज़िम भाई एक सेकंड, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों हिंदू भाइयों की मोहब्बत है। नाज़िम भाई ये ना इस तरीके की बात आपने कही। नाज़िम जी एक सेकंड। एच एस रावत जी, इस देश में 1947 से जो कुछ भी हुआ वो हम सभी के आंखों के सामने है। चाहे वो हिंदू कोड बिल हो, चाहे वो अनुच्छेद 28 हो जिससे हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा छीनी गई, चाहे वो HRC अधिनियम 1951 हो, सभी मंदिरों का और जो भी पैसा होता था वहाँ वो सरकार के अधीन हुआ। फिर चाहे वो हिंदू कोड बिल हो, 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट हो, 1975 में धर्मनिरपेक्षता शब्द, सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया। इसके अलावा 1991 में आपको पता होगा वो हिंदू प्लेसेस माफ कीजिएगा वर्शिप एक्ट लाया गया। इसके अलावा 1992 में भी ऐसा ही हुआ। फिर 2007 में राम सेतु को काल्पनिक बताया गया। तो एक पैटर्न दिखता है शुरू से। इस पैटर्न का कभी कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जब आज की तारीख में कोई नेता यह कह देता है कि सनातन को एक साथ रहने की आवश्यकता है, और यहां के लिए नहीं, किसी देश की बात नहीं होती है, हो सकता है उनका बयान बांग्लादेश के संदर्भ में रहा हो, पूरे विश्व के संदर्भ में रहा हो, तो फिर इसको सिलेक्टिविज्म और जो है कट्टरवाद के चश्मे से देखा जाता है, धर्म के चश्मे से देखा जाता है। विवेक जी, इसके पीछे का बहुत ही एक मजबूत कारण यह है कि जितनी भी पिछली सरकारें रही उसमें निश्चित तौर पर मुसलमान वोट जो बैंक था उनको मिलता रहा, और वो मुसलमानों को कहीं ना कहीं रिझाते रहे या बहकाते रहे या जो भी उनके साथ रहा, और जो रिजर्वेशन पॉलिसी रही उससे उनकी सरकारें चलती रही। वहां पर हिंदुओं को तीसरे चौथे नंबर के हाशिए पे डाला गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देश आजादी के बाद हिंदुओं के साथ में तीसरे चौथे नंबर का व्यवहार किया जाता रहा, और उसी का ये दुष्परिणाम रहा कि 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, मिलीजुली सरकारें भी रही, वो अपने तरीके से वोट बैंक के हिसाब से हिंदुओं को हाशिए पे डालते चले गए। जब सन 80 में भारतीय जनता पार्टी आती है, विश्व हिंदू परिषद एक्टिव होता है, तो यहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण होना शुरू हुआ, और हिंदू वोट बैंकों को लगा कि हमारे साथ तो बहुत ज्यादा देश आजादी के बाद ठगी हुई है, चीटिंग हुई है, तो जाकर के कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस आई है। और जब अपनी एकता के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने मंदिर की रक्षा के लिए, अपने धार्मिक प्लेसों की रक्षा के लिए, हमारे मंदिरों को आजाद करने के लिए जिसका सारा की सारा फंड सरकार लेती थी, टेक ओवर कर लिया, आज भी टेक ओवर है, वो अभी हटा नहीं है। कौन से मंदिरों का करा गया ये बता दीजिए, जो अभी आप बार बार जो बात कर रहे थे मंदिर की, तो मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, सारे बड़े मंदिर सरकार के अधीन आते हैं, क्या बात कर रहे हैं? हाँ सुन तो लीजिए, सारे मंदिर सरकार के अधीन आते हैं। रावत जी को पूरा कर लीजिए, हाँ सुन तो रावत जी को पूरा कर लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। रावत जी पूरा देश घूमते रहते हैं, उनको पता होगा। रावत जी, आप अच्छा बोलते हैं, बोलिएगा, लेकिन मैं तो आपके सामने अपनी पीड़ा बयान कर रहा हूं जो सामने विवेक जी ने मेरे सामने रखी है। हमारे साथ तो आज भी बहुत ज्यादा बड़ी पीड़ा है, आज भी हमारे बड़े बड़े मंदिरों से सारा दान ले लिया जाता है और हमें बहुत लिमिट में दिया जाता है। बहुत सारे जो शहर हैं वो सारे उसी चंदे से चल रहे हैं, लेकिन किसी मुसलमान से तो नहीं लिया जा रहा ना, किसी चर्च से तो नहीं लिया जा रहा ना। तो हमारा दर्द आज भी वहीं की वहीं खड़ा हुआ है, और हम तो चाहते हैं जो सब चीज सामने आनी चाहिए। तो योगी जी ने जो कहा है उसमें कुछ बुरा नहीं कहा है। जी बिल्कुल, मैं अमित राय जी के पास जा रहा हूं, उसका सही जवाब आपके पास आ रहा हूं। समय थोड़ा लिमिट है। अमित जी, एक बात थोड़ी देर पहले राकेश जी ने कही, मैं आ रहा हूं एक सेकंड में, एक सवाल भी है जो उन्होंने शुरू किया था, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूं मैं। यहां पर धर्म की बात की जा रही कि भाई एक नेता ने धर्म की बात कर दी, एकता अखंडता की बात कर दी। मेरा सवाल यह है आपसे कि क्या इस देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी धर्म देखकर वोट नहीं करता, या धर्म के आधार पर वोट नहीं करता, या धर्म के आधार पर ही आज तक वोट करता आया?
धर्म के आधार पर ही वोट करता है। नहीं तो हिम्मत हो सकती थी इस देश में कि मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया उसके सेम नाम पे एक और पॉलिटिकल पार्टी बन जाए और उस लेगेसी को कंटिन्यू करे। ये अब बात कर रहे थे कि तुष्टि किसी ने तो फिर किस बात का सेक्युलरिज्म और किस बात की तुष्टिकरण का आरोप? फिर किस बात का सेक्युलरिज्म? मैं आपको बता रहा, देखिए तुष्टिकरण का आरोप लगाया, कहा मुसलमानों के साथ तुष्टिकरण होता है। जब इस देश को आजादी मिली तो हिंदुस्तान में आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद मुसलमानों की संख्या 7% थी। पाकिस्तान में 25% थी, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में 28% थी। पाकिस्तान में आज 1% हिंदू रह गए, बांग्लादेश में 7% रह गए और हिंदुस्तान में 7% मुसलमान 20 पे पहुंच गया है। मतलब 3 गुना उसकी आबादी बढ़ गई है। ये तुष्टिकरण का हाल है। अगर ये तुष्टिकरण नहीं हुआ होता तो यहाँ तक गजवा हिंद हो गया होता। तो ये जो झूठ है, ये जो निरंतर और ये मंदिरों की बात कर रहे हैं, झूठ कौन बोलता है? झूठ तो यही लोग बोल रहे हैं बाबा। कश्मीर में 700 मंदिर जिन पे अवैध कब्जा कर लिया गया है, 700 मंदिर जिन पे अवैध कब्जा कर लिया गया है आज की तारीख में, जिसको लेकर अभी हाई कोर्ट ने 4 ऑर्डर निकाले हैं जिसमें कट्टर मुसलमान नेताओं ने हिंदू मंदिरों पे कब्जा किया था। 4 दिन पुराना ऑर्डर है, 400 करोड़ की जमीन खाली करवाई हाईकोर्ट ने। आप बात कर रहे हैं 47 से पहले की। मैं आपको 2024 की बात बता रहा हूं कि कैसे हिंदू मंदिरों पे आज भी कब्जा किया जा रहा है देश में। इससे सुनहरी मौका नहीं मिलेगा अमित जी। हम तो देखिए सरकार के साथ खड़े हुए, बांग्लादेश को भारत के अंदर मिला लीजिए, इससे सुनहरी मौका नहीं मिलेगा अखंड भारत बनाने का। और रही पाकिस्तान की बात, बांग्लादेश में सर पहले आपस में तो शांति से रह लें भाई साहब, पहले आपस में तो शांति से रह लें, उसके बाद कर लेंगे बांग्लादेश साथ में। आप पहले आपस में शांति बनाए रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर डिबेट में ही माहौल इतना गर्म कर देना है आप लोग। सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। डीपी शास्त्री बहुत देर के बाद दिखे मुझे, डीपी शास्त्री के पास जाऊंगा। सैयद जवाद बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद, जब वोट धर्म के आधार पर कराए जाने का आरोप लग रहा है तो फिर किस बात का सेक्युलरिज्म? आप लोग अपीजमेंट की बात करते हैं, अपीजमेंट कहां नहीं हो रहा है? नहीं देखिए, अभी यहाँ पर कोई त्रिपाठी जी बोल रहे थे जी, मैं उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जात के आधार पर जो है बहुत से लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जाति बताई थी और भारत देश के अंदर ऐसा हुआ कि जाति बता करके मंत्रालय बांटे गए थे। वो किस लिए था? वो चुनावीकरण नहीं था, वो ध्रुवीकरण नहीं था। और अगर यही सच्चाई होती है तो जातीय जनगणना से आपको दिक्कत आने लगती है। जातीय जनगणना में सभी लोग अपनी जात बताएंगे, इसमें कौन सी आपत्ति आ गई थी? अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। जातीय जनगणना छोड़िए, मैं एक बात और तवक्को करेंगे कि हम सेक्युलरिज्म मानेंगे। अभी एक सवाल पूछा, छोटा सवाल आप ही से पूछ रहा हूँ, छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, 30 सेकंड छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, 30 सेकंड बोलने का। मैं छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बाद 1 मिनट बोलिएगा, पूरा 1 मिनट घड़ी देख के दूंगा। मुसलमान बीजेपी को वोट सिर्फ बीजेपी की वजह से नहीं करते या उनके हिंदुत्व के एजेंडे की वजह से नहीं करते, उनके धार्मिक इंक्लाइन की वजह से नहीं करते? सही जवाब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने भी वोट दिया और इस बार भी दिया। हो सकता कम और ज्यादा दी हो, ये मैं मान सकता हूं, कम दिया होगा। लेकिन आप अगर कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दें भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आप बताइए कितना भारतीय जनता पार्टी ने कितने विधायकों को टिकट दिया, कितने लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टिकट दिया? ये पलट के मैं सवाल पूछ ले। अब देखिए, फिर आप इंटरप्ट करने लगे। हाँ, आप जवाब पूरा कीजिए ना। जब इंटरप्ट करने लगे आप, अब नहीं कर रहा हूं। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? आप पहले जवाब पूरा कीजिए। आपको अनइंटरप्टेड 1 मिनट दिया, आप अनइंटरप्टेड देंगे। आपने कहा था अनइंटरप्टेड, घड़ी देख रहा हूं, ये अनफेयर है। आपने कहा था अनइंटरप्टेड देंगे। जवाब दीजिए, घड़ी देख रहा हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट ना विधानसभा में ना लोकसभा में मुसलमानों को देती है। तो ये सवाल पलट के नहीं देना चाहिए। आप टिकट देते नहीं, उसके बाद तवक्को करते हैं कि आपको वोट मिलेगा। अरे जब तक आप पहला स्टेप नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरा स्टेप कहां से बनाएंगे? आप चाहते हैं एक तरफा मोहब्बत चलती रहे, एक तरफा ही मोहब्बत चलती रहे और एक तरफा ही गालियां देते रहे आप। ये थोड़ी ना होता है। मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि दोनों तरफ से मोहब्बत होती है। तो मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन को तो दिया था टिकट, आप लोग तो उसे मुसलमान मानते ही नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज को तो मानते ही नहीं आप लोग मुसलमान। सुनिए, अरे भाई क्या कहां चले गए आप? बीच में इंटरप्ट करने लगते हैं आप। मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट दिया आपने,
लोकसभा का टिकट दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की दौर के जितने नेता थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको हटा दिया। बीजेपी के लिए इलेक्शन आप लड़े अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात ही नहीं करते। नहीं, बीजेपी के लिए इलेक्शन लड़े नहीं। वाजपेयी जी बीजेपी उनका में सम्मान थे। सब करते हैं। वाजपेयी जी ने दिया था, उतर कर रहे हैं। बीजेपी ने दिया, पता नहीं कौन सा आवा, मैं वाजपेयी नहीं जी ने जानता दिया आपको, था, आप उतर बीजेपी कर ने रहे हैं। दिया था। आप और उतर उस कर समय रहे हैं। आप लोगों ने आपकी उसके लिए क्या हैसियत कहा नहीं था? है। आपकी हैसियत शाहनवाज नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से 2 सवाल खड़े कर लें, बाहर अरे कर दिए जाएंगे। अभी हैसियत की बात मत आपकी करिए। हैसियत नहीं, मैं हैसियत चैलेंज आपकी करता हूं आपकी टेलीविजन पे। हैसियत 2 सबको सवाल पता कर है। लीजिए आप हमारी माननीय हैसियत के बारे में प्रधानमंत्री मत बोलिए। जी से। सरकार को आपको सवाल दूसरे कर की लेंगे हैसियत ना, आंकने का तो अंदाजा सीधे नहीं है। उत्तर दिए सही जवाब, जाएंगे। सही जवाब और हमने पर्सनल मत देखा होइए। कितने लोगों को सही बाहर जवाब- चिल्लाना निकाला और गया। झूठ मेरे बोलना से आप- सवाल सही मत जवाब- करिए, मैं कह रहा हूं बीच में इंटरप्ट जी। करने का मौका बार-बार नहीं बीच दीजिएगा में मुझे। इंटरप्ट आप आप अगर करते इस हैं। बात में मत होइए। पिछले आधे घंटे से देख रहा हूं मैं, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। लगातार करूंगा। ठीक है, नहीं पर्सनल मत होइए, आपका जवाब पूरा सबसे कीजिए ज्यादा जल्दी करें, आपकी से। हिम्मत डीपी और शास्त्री काफी हैसियत देर से नहीं वेट होगी, कर 2 सवाल कर लें आप। हैसियत आपकी आप नहीं राहुल है। जी से- सर, हैसियत आपकी नहीं है। चलिए करके देख हाँ, लीजिए। क्या करना है आप आपको पूछिए, बताइए, सेबी के क्या साथ करना है अडानी बताइए। के साथ क्या रिश्ता अब है? आपने अडानी के अब साथ आपने क्या रिश्ता गाड़ी है? मोड़ दी अडानी सेबी के की मुद्दे ओर। पे आपकी अभी क्या आप राय है? मणिपुर में थे, सेबी की अब जो आप अध्यक्ष है, इशू उनके पर नहीं साथ आ रहे। क्या जो रिश्ता इशू अडानी का? जिस अडानी इशू का के साथ जवाब क्या नहीं रिश्ता है, है? आप गाड़ी बताइए, दूसरी तरफ ले जाते अडानी के हैं, मुद्दे आप पे मणिपुर ले आपका जाते क्या हैं, कहना आप है? सेबी की ये ओर ले किसी जाएंगे, होना चाहिए, लेकिन नहीं होना असली चाहिए। इशू को नहीं अडानी बोलेंगे। के मुद्दे पे 2 अच्छा, अल्फाज मुझे एक नहीं बात बोले बता जाएंगे। दीजिए। आता- सही आप जवाब बस मुझे एक बात मुद्दे बता को दीजिए। इधर उधर बात करना नहीं बोले है। जाएंगे। हमारा राकेश मुद्दा जी, कोई और राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। अडानी के साथ नहीं सैयद बोले जवाद, आप जाएंगे। मुझे एक बात बता दीजिए, उद्योगपतियों के साथ क्या आप खड़े आपकी होकर के सैयद गरीबों के जवाद साथ क्या नहीं खड़े होते। सैयद जवाद क्या आप आपकी माधवीपुरी पूछ के बारे सैयद में जवाद पूछेंगे क्या कि सैयद सेबी जवाद के अध्यक्ष को सैयद आरोप जवाद लगे हैं, आप सैयद उसका समर्थन करते सैयद हैं, नहीं जवाद करते? जो क्या करोड़ों आप बॉन्ड के नाम बांग्ला से चंदा लिया गया सैयद है जवाद और जो खाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने सैयद बोला है, जवाद आप उसका समर्थन क्या आप करते हैं, नहीं बंगाल करते? को लेकर एक यहाँ पर सवाल आके राहुल लंबी जी से बड़ी पूछ बड़ी सकते हैं बातें क्या? ना करके हमको सिखाएंगे आप ज्ञान। बंगाल को लेकर अरे एक सवाल राहुल जी चिल्लाओ से मत पूछ जवाद। सकते हैं क्या? चिल्लाओ मत। आप बंगाल को लेकर एक सवाल राहुल जी से पूछिए ना मैं कि वो जाते बंगाल हैं को ना, लेकर के LOP बिल्कुल हैं वो। क्लियर आपके सामने बोल रहा हूं और आपके चैनल पे बोल चुका जी। हूं। बंगाल में भी डीपी मेरा साहब- टेक सुन लीजिए, भागने जी। वाले लोगों में से नहीं हो। जी। बंगाल के ऊपर नहीं, मैं मेरा भागने टेक भी है, देता नहीं हूं वहां किसी पर को। ममता सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। मेरे और डिबेट में जितना किसी को बड़ा भागने भी फेलियर नहीं ममता देता। सरकार का उतना बड़ा फेलियर ममता केंद्र सरकार पे का नहीं भी बोलना है सर, केंद्र में राहुल जी सरकार पे जो है, बोलना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जी, राहुल जी पे बोलना है। डीपी शास्त्री कुछ कह रहे हैं, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, काफी देर होगा। डीपी शास्त्री काफी देर से जुड़ रहे हैं। डीपी शास्त्री जी, जी सैयद जवाद जी का सवाल है, किसी आई वेली खम्मा नोचे, ना बीजेपी ना कांग्रेस, कहीं तो इनका बात कोई सुनने वाला नहीं है। अबे सुनाए तो किसको सुनाए? भारत के ऊपर जो बात बोलना चाहते हैं, ये बांग्लादेश के ऊपर पहले बंगाल पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? बंगाल में जो इतना बड़ा रेप हुआ, चाहे बांग्लादेश में इतना हिंदुओं का नाम हुआ, उसके ऊपर इनको दर्द नहीं है, कोई इनको दर्द नहीं है। ये खाली एक बोलना चाहते हैं कि मैं जो कहता हूँ सही है। भारत के मंदिरों के पैसा से इनका चर्च हो, चाहे जितना भी कुछ गवर्नमेंट देती है, उस पैसे से सब कुछ इन लोगों का चलता है। इनके यहाँ से हमारा कुछ नहीं चलता है। आज जन्माष्टमी है, आज करोड़ों अरबों रुपया मंदिरों में इकट्ठा होगा, जो गवर्नमेंट ले लेगी, गवर्नमेंट लेकर के इनको अनुदान में दे देगी। वो इनको नहीं दिखता है कि कहाँ से हम चल रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। अरे सैयद जवाद जी, अभी भी समय है, आप भारत की संस्कृति को देखो और जानो, ये ऐसा धर्म है कि सबको खिला करके खाता है। ऐसी भूमि है जहाँ पे शांति का संदेश है, लड़ाई से कुछ नहीं होना है, झगड़ा से कुछ नहीं होना है। आज भी भगवान कृष्ण की अनुमति देंगे। अष्टमी में आप बताइए, अखिलेश यादव साहब हिंदू है या नहीं? मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज बता दीजिए। सैयद जवाद आप रुक जाइए थोड़ा सा, मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज मिल गई अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज मिल गई इसी खबर से जुड़ी हुई, वो मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। बड़ी खबर यह आ रही है कि सीएम योगी के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का रिएक्शन आया है। प्रमोद कृष्णम ने लिखा है, ना बंटने देंगे और ना कटने देंगे। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का आप ट्वीट देख रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है। अब मुझे लगता है कि सैयद जवाद आपको इस पर जवाब देना चाहिए, उसके बाद मैं नाजिम जी का रिएक्शन इस पर लूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम का रिएक्शन आ गया है ये सीएम योगी आदित्यनाथ वाले बयान पर। ये आचार्य प्रमोद कृष्ण तो उन्होंने सवाल जो है योगी आदित्यनाथ जी पे ही खड़े कर दिए। हो सकता वो अपनी जुगाड़ में लगे हो, उनको कांग्रेस से इतना बड़ा कुछ मिला नहीं, इसलिए भाजपा में जा रहे हैं। अब उनकी हो सकता योगी आदित्यनाथ से भी नाइतफाकी हो गई हो। उन्होंने तो योगी आदित्यनाथ के दिए हुए सवाल के कटाक्ष में ये बात कही है। कल तक तो आचार्य जी आपको बड़े अच्छे लगते थे। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ जी, सैयद जवाद, कल तक तो आचार्य जी आपको बड़े अच्छे लगते थे। नहीं, कल तक तो आचार्य जी के लिए आप गाना गाते थे, बड़े अच्छे लगते हैं, इलू इलू करते थे, और आज आचार्य कृष्ण कुछ कह रहे तो बोले बीजेपी के हो गए हो।
हाँ हो गए बीजेपी के, इसमें कौन सी आपत्ति है? खुलेआम वो कहते हैं हाँ मैं बीजेपी का हो गया, कांग्रेस के साथ उन्होंने कई लंबे समय तक विचार काम तो करा, आज भी उनके अच्छे लगने इसमें चाहिए कौन ना सी बड़ी फिर? आपत्ति है? मैं कह रहा हूं आज भी उनके विचार अच्छे लगने चाहिए ना फिर। अरे उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में बात करी, उन्होंने अपनी बात रखी। आप वो आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, मुझे तो देख के लग नहीं रहा ऐसा कुछ है। नाजिम खान आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, नाजिम खान जी से पूछते हैं। नाजिम खान अमित क्या शाह कहते साहब ने बुलाया क्योंकि नमस्कार नहीं हो रहा वहां पर। जी ठीक है, वो आपको जानते हैं, सर आप इसमें पॉलिटिकल सिनारियो ढूंढ रहे होंगे, वो आपकी एक दूसरे को नमस्कार नहीं हो वो रहा, आपके लिए जरूरी और मजबूरी दोनों है। मैं एक सेकंड आ रहा हूं नाजिम खान। हाँ विवेक भाई देखिए, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि ना बंटने देंगे ना कटने देंगे, सिर्फ यहाँ तो कटने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय को ढूंढ रखा है। अब देखिए मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की बात करूंगा, जहां पर एक हाजी के घर के जो आलिशान बंगला था उसको धराशायी कर दिया बुलडोजर से। अब ये बता दीजिए, वही फिर कहते हैं कि इन्होंने पत्थरबाजी करी है। एक सोशल मीडिया पर जो एक पुलिस वालों ने खबर दी है कि हाँ कि कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमारे पे पत्थरबाजी करी, तो हम तो इंतजार कर रहे कि उन लोगों के घरों पे कब बुलडोजर चलेगा। और बात जब बांग्लादेश की शुरुआत हुई तो मैं बांग्लादेश की बात से ही कहता हूं कि पीस पार्टी वहां बांग्लादेश के हिंदू पीड़ित भाइयों के साथ खड़ी हुई है और ये चाहती है कि अखंड भारत के अंदर भारत को मिलाया जाए। और इसके साथ में ये कहना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश के अंदर घटना घट रही है तो भारत के अंदर वह मुसलमानों को उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। गाजियाबाद के अंदर मुसलमानों की झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई, वहीं पर दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई। तो ये बता दीजिए जो झुग्गी तोड़ने वाले होते हैं मुसलमान के, उनके घर पे कब हमारे योगी जी का बुलडोजर चलेगा? यही तो इंसाफ होना चाहिए। अगर मुसलमान करता है तो उसमें तो बुलडोजर चलता है, अगर वहीं पर जहां हमारे हिंदू भाई मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं, उनके झुग्गियों को तोड़ते हैं, तो उनका घर सेफ क्यों है? जबकि ये मुल्क तो संविधान से चलता है। जब आजकल आपने देखा होगा कोर्ट की तरफ से तो इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो बुलडोजर चला के ये बार बार मुसलमानों के घरदारा सही करते, लेकिन हम कोर्ट को भी मानते हैं और संविधान को भी मानते हैं। भाई साहब 1947 से यही विक्टिम कार्ड खेले जा रहे हैं। नहीं हम नहीं खेल रहे, हम तो चाहते हैं। आपको लेकर जितनी रिपोर्ट आती है सब में ये कहा जाता है कि आपको हर सुख सुविधा दी जा रही है, हर सरकारी योजना में आप भागीदार हैं, हर तरफ से। ये हो गया ना 47 से लेकर कितने दिन विक्टिम कार्ड खेलेंगे आप कि हमको ये किया जा रहा, हमको वो किया जा रहा। और उधर वो कन्हैया लाल बेचारा वो टेलर, वो अपनी दर्जीगिरी कर रहा था, सिलाई मशीन चला रहा था, उसको आगे दो लोग काट के चले गए, उस पे कुछ नहीं बोलते। और फिर आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ऐसा नहीं होगा सर। विवेक भाई, भारत के अंदर जो अखलाक को जो मॉब लिंचिंग हुई वो कौन? तो आप आफ्ताब का बता दीजिए, जैसे श्रद्धा के 100 टुकड़े करके। नहीं, आफ्ताब मुस्लिम नहीं था, वो पारसी था। वो झारखंड वाला मामला बता दीजिए, झारखंड वाला मामला बता दीजिए, जो खिड़की से पेट्रोल डाल के उस लड़की को आग लगा दिया। ब्रेज अंसारी को जो मॉब लिंचिंग करी चोरी के जब वो कौन था? और जुनैद नासिर को डीपी शास्त्री कुछ कहना चाह रहे हैं, डीपी शास्त्री कुछ कहना चाह रहे हैं, कौन थे? डीपी शास्त्री कुछ कहना सारा दुनिया जान गया है, कितना झूठ बोलोगे। हम ऑस्ट्रेलिया, तो सच बोलते हैं, जापान, हमारे अमेरिका, सच को आप लोग सब झूठ जान गया है। साबित करते हैं। ये सब ये झूठ बंद की कर दुकान दीजिए, जान मुल्क गई है। संविधान से चलता है। सच्चाई धारण शास्त्री जी करो। बंद कर दीजिए। सत्य को- हम तो ये कहते हैं कि हम तो मोहब्बत बांटने के लिए आना जाना हम तो लगा मोहब्बत रहेगा। सबको देते हैं, जन्म- लेकिन आप लोग जन्म क्या लेना करते हैं? पड़ता हम लगा लोगों को रहेगा। बुलाकर आप हम लोगों के जन्म साथ को मारपीट करोगे। करते हैं, हम बल्कि लोगों के आपकी मॉब लिंचिंग ईमान कर देते हैं और और आपकी झूठे सच्चाई इल्जाम आपके लगाकर साथ जाएगी। हम लोगों को सड़क पे इसलिए सबके कभी सामने भी बोलो मारते और तो कहते हैं सच बोलो। कि हाँ देख लीजिए विवेक को आप एक देखो धार्मिक ना, नारा हम ईमान लोगों से के साथ बुलवाते बोलो। हैं। इससे बड़ी बात और ईमान क्या के होगी? साथ और बोलो। जबकि हम कहते इतना हैं कुछ कि हुआ आप है। हमारे पास रहो, हमारे साथ रहो, इतना हम आपको कुछ हुआ गले है। से लगाएंगे, जो सारी लेकिन आप लोग दुनिया हमें जान गले गई से है। नहीं लगा रहे। अब हम तुम्हें कहते हैं कि कुछ इस बताने देश की के जरूरत अंदर नहीं है। इस देश के अंदर समय हिंदू आ- मुस्लिम भाईचारा समय आ कायम गया रखो। है। ये मुल्क पार्टी- मोहब्बत पार्टी चाहता है बनाने शास्त्री से जी। ये और मुल्क पार्टी के मोहब्बत प्रवक्ता चाहता से है। नहीं हाजिर पूछोगा। नाजिम मोहब्बत का उससे भूखा कुछ है। नहीं होगा। इस मोहब्बत को झूठी- नफरत में मत झूठी बनाओ। दुकान नहीं इसे चलेगी। मोहब्बत ही रहने दो, ठीक है। नफरत झूठा मत दिखावा बनाओ। नहीं भाई चलेगा। साहब नाजिम जी, झूठे डीपी से काम नहीं शास्त्री होगा। डीपी शास्त्री सब जी लोग कुछ कहना जानते चाहते हैं। जी। मैं अमित रैना जी के पास जा रहा हूँ, सही मैं- जवाब उसके पास आपके पास आ रहा हूँ। डीपी शास्त्री पूरा कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि सारी दुनिया जान गई है, झूठे से कुछ नहीं चलना है। हर आदमी हर कुछ जानने के लिए तैयार है। 10 सेकंड अब वो आचार्य समय आ प्रमोद गया है। कृष्णम पे दे इसीलिए दीजिएगा। आ रहा हूँ सर, आ रहा बोलने की कोशिश करो। हूं। जी सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद एक लाइन ऐड करना चाह रहा था। जब भारत मैं बटा 10 सेकंड दे दीजिए मैं आचार्य आप ही के प्रमोद पास आ रहा कृष्णम हूं, के आप ही के पास आ स्टेटमेंट रहा पे। हूं। ये कह रहे हैं कि भाई ये नहीं मिला, वो देखिए- नहीं मिला, प्यार नहीं है, भाईचारा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब देश बटा तो 10 करोड़ आबादी थी मुसलमानों की, आज लगभग 24 करोड़ 23 करोड़ 24 करोड़ के आसपास है। तो लगभग 1.5 गुने से ज्यादा का 2 गुना 2.5 गुने के आसपास का फर्क है। तो ये बगैर प्यार मोहब्बत के हो गया।
नहीं, देखिए क्या है, अभी मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम का जवाब दे दूं। हाँ, दे दीजिए। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से हो सकता डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की बात हो गई कि इस तरीके का बयान दो, क्योंकि उन्होंने तो कटने और बटने की, इन्होंने यहां जोड़ने की बात करी है। तो हो सकता आचार्य प्रमोद कृष्णम में मैं कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी से अच्छे गुण हैं मुख्यमंत्री बनने के। पढ़ना शुरू कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी से अच्छे गुण हैं उनके अंदर बनने के। वो भी एक मठ के मठाधीश हैं, ये भी एक मठ के मठाधीश हैं। और जितने लोग कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कार्यकर्ताओं को हटा दिया है। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से फडणवीस साहब रो रहे हैं, और फडणवीस साहब इसलिए रो रहे हैं क्योंकि अमित राणा जी आपके पास आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया सर, आपका जवाब आ गया। मैं इसका विश्लेषण शर्मा कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए, जी को स्क्रीन पर लेकर आई, ठीक है, बनाया गया। ठीक है, और योगी आदित्यनाथ जी को हटाने के लिए ऊपर के लोग सर मैं आ रहा हूँ, सर जवाब एक सेकंड रुक जाइए। सैयद जवाद मजा ले रहे हैं और प्रमोद कृष्ण बीजेपी की जो इंटरनल सिचुएशन है उसको लेकर वो प्रमोद कृष्ण को योगी के खिलाफ खड़ा करके मजा ले रहे हैं। और वो ये एक्चुअली बता रहे हैं कि इसी तरह आप बंटते थे, इसी तरह कटते थे, अभी इसी तरह बटेंगे। तो वो मजा ले रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि बीजेपी में इसी तरह से कोई, लेकिन जवाद साहब आपकी बातों को कोई सीरियसली लेता नहीं है, इसलिए आप ये ना सोचिएगा कि आपकी बात मोदी जी और शाह साहब एक दूसरे के लिए। ठीक है, अमित राणा कुछ कहना चाह रहे हैं, सीमित समय से जवाब, सीमित टाइम है मेरे पास। रावत जी के पास भी जाना, काफी देर से वेट कर रहे हैं। अमित राणा कुछ कह रहे हैं, अमित राणा जी, और एक तरफ एचएस रावत जी को लेकर ये CSSS की स्टडी है लिंचिंग को लेकर। ये नैरेटिव इतने फेक चलाए जाते हैं इस देश में, अखलाक याद रहता है, बाकी कोई याद नहीं रहता है। 30 मुसलमान मारे गए हैं पिछले 6 साल में लिंचिंग में, और 35 हिंदू मारे गए हैं, 35 हिंदू मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में जो एक समय में हिंदू बाहुल्य होता था, आज वहां कुछ हजार हिंदू रह गए, मगर रोहिंग्या 2.5 लाख के आसपास आ गए हैं। ये एक जगह बता दे ये हिंदुस्तान में जहां मुसलमान विहीन हो गया हो, मगर हिंदू विहीन हो गए हैं सैकड़ों डिस्ट्रिक्टों में, सैकड़ों गांवों में। तो ये सच्चाई है इस देश की। और अगर उसको लेकर कोई प्रयास करे कि हिंदू को कैसे बचाया जाए, सनातन धर्म को कैसे बचाया जाए, कैसे एकता मेंटेन करी जाए, कैसे इस देश को फर्दर डिवीजन से बचाया जाए, कैसे इस देश को गजवा इनसे बचाया जाए, तो सैयद जवाद जैसे लोग खड़े हो जाते कि अरे इनके ये तो जाग रहे हैं, इनको वापस काटो, इनको वापस काटो, हमें एक और पाकिस्तान बनाना है इस देश में। तो ये अब नहीं होने वाला इस देश में। सैयद जवाद साहब, आपको जो करना कर लीजिए, ये अब ये नहीं होने वाला है। भाई साहब, इतनी प्रॉस्पेरिटी रहती तो कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापन में, जिनको वहां से विस्थापित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर के लोग खुलकर सामने आते और कहते हमारे भाई हैं, चले गए थे यहाँ से, इनको रिलोकेट कर दिया गया था, इनको वापस लेकर आ रहे हैं। ऐसा तो हुआ नहीं। तो वो भी सेलेक्टिविज्म है जी, वो भी सेलेक्टिविज्म, अपने हिसाब से सारी चीजों को डिफाइन करना। एक तरह से वहां पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो तो पावर में, मेजॉरिटी में, तो वहां तो इस तरह के कदम उठाए जा सकते थे, लेकिन हुआ इसके उल्टा। जो भी बचे खुचे थे वो भी साफ हो गए वहां से। कितने हिंदुओं को टिकट दे दी नेशनल, इनसे पूछे पीडीपी ने कितने हिंदुओं को टिकट दे दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में कितने हिंदुओं को टिकट दे दी। ये जो दूसरे पार्टियों पर सवाल पूछते, AIM ने कितने हिंदुओं को टिकट दे दी, सही जवाब। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कितने हिंदुओं को टिकट दे दी। मैं एक सेकंड जल्दी से 10 सेकंड से जवाब, 10 सेकंड जल्दी बोलिएगा, जल्दी बोलिए। हाँ, घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तो कैंडिडेट दे दिया, पीडीपी के साथ तो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी कैसे रहा, सत्ता की मलाई चाटी। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछिएगा कि घाटी में चुनाव क्यों नहीं लड़ा। अरे जवाब दो ना। अरे भाई साहब जवाब दीजिए ना, कितने हिंदुओं को टिकट दिया, आतंकवादी को टिकट दिया आपने, कितने? आप थोड़ी देर पहले आपने पूछा था ना, बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया, आतंकवादियों को टिकट दिया। जम्मू कश्मीर में कितने हिंदुओं को टिकट दिया पीडीपी एनसी ने, एनसी कांग्रेस ने? ये सवाल है अमित जी का। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने कितने दिए? भारतीय जनता पार्टी के साथ तो महबूबा मुफ्ती का गठबंधन था, बात बराबर होगी, मतलब बात बराबर होगी, लड़ रहे थे, मतलब जो पावर में रहेगा अपने मन की करेगा, ये कहने का मतलब है, बात बराबर होगी आपकी, बात बराबर होगी। भारतीय जनता पार्टी